So let us go ahead to the next question. CET 2022 और ये सेम क्वेश्चन नीट के लिए भी आया है, सेम क्वेश्चन विदाउट चेंज ऑफ वैल्यूज एज इट इज. A series combination of N1 capacitors, each of capacity C1 is charged to a potential difference 3 volt. पहले तो ये बताओ, अगर मेरे पास सीरीज में कैपेसिटर हो, सबकी वैल्यू सेम हो, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? भूल गए? याद रहना पड़ेगा. 1/CS होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू 1/CN. और अगर सारे ही कैपेसिटर्स की वैल्यू सेम हो तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C कितनी बार? n टाइम्स. कितनी बार? n टाइम्स. तो कितना हो जाएगा? n/C. तो CS कितना हो जाएगा? C/n. बराबर. अभी इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? इन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है कि हमारे पास n1 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स थे, हर एक की वैल्यू कितनी थी? C1. तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट इन द फर्स्ट केस? C1/n1. C1/n1. तो पहले केस में C1/n1 और हमने इस कॉम्बिनेशन को कनेक्ट कर दिया टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट. तो पहले केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 3V है. बराबर. अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर्स. अब इस बार कॉम्बिनेशन कौन सा है? पैरेलल. कितने कैपेसिटर है? N2. हर एक की वैल्यू कितनी है? C2. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन याद होगा अगर आपको, तो इसमें आप लिखते हो C1 प्लस C2 प्लस C3. और अगर n कैपेसिटर्स हो सेम वैल्यू के तो C प्लस C प्लस C कितनी बार? n टाइम्स. तो क्या होगा? NC. क्या होगा? NC. बराबर. तो यहाँ पे पैरेलल में कितने कैपेसिटर्स है? N2. हर एक की वैल्यू कितनी है? C2. तो कितना हो गया? N2 इंटू C2 हो गया. ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है. तो दूसरे केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है. द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कॉम्बिनेशन इज सेम. मतलब पहले कॉम्बिनेशन में अगर एनर्जी स्टोर्ड इसको मैं US बोल दूं और दूसरे को बोलूं मैं UP, तो दोनों केस में एनर्जी स्टोर्ड क्या है? सेम है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड? हाफ CV स्क्वायर. तो हाफ CS/VS स्क्वायर इक्वल टू हाफ CP/VP स्क्वायर. 2 और 2 हो गया कैंसल. CS क्या था? CS क्या था? C1/n1 और VS कितना है? 3V. इसका स्क्वायर कितना होगा? 9V स्क्वायर. और CP कितना है? N2C2 और VP कितना है? V. तो V का स्क्वायर. V स्क्वायर और V स्क्वायर क्या हो गया? कैंसल. आपको क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ C1 इन टर्म्स ऑफ C2. तो C1 की वैल्यू पूछी है. C1 तो N1 को शिफ्ट कर दो. तो C1 इक्वल टू क्या हो गया? N1 N2 C2 और 9 को भी शिफ्ट कर दो. तो N1 N2 C2/9 कहाँ पे है? N1 N2 C2/9. ऑप्शन नंबर C. अगला क्वेश्चन. In parallel plate capacitor, electric field between the plates is E. If the charge in the plates is Q, then the force on each plate is. अच्छा क्वेश्चन है. तो आपको पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर याद होना चाहिए. इसको तो बोलते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. उसमें से एक प्लेट होता है प्लस. इस पे अगर प्लस Q चार्ज है तो इस पे कितना होगा? यह है प्लेट नंबर 1, यह प्लेट नंबर 2. अगर आपको याद होगा तो याद होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने 3 बार कर लिया. पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे. क्या होता है? अवे. ये हो गया E1 और E1. और नेगेटिव प्लेट का होता है टूवर्ड्स. तो ये हो गया टूवर्ड्स. तो पॉजिटिव प्लेट के लेफ्ट साइड में और नेगेटिव प्लेट के राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? कैंसल. करेक्ट. और दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी? E1 प्लस E2.
अगर आपको याद होगा तो E1 का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 और E2 का वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 तो ये E कितना हो जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और वही तुमको बताया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फील्ड बिटवीन द प्लेट्स E और दोनों प्लेट्स पे चार्ज कितना है Q, एक पे प्लस Q एक पे माइनस Q और पूछा क्या है फोर्स ऑन ईच प्लेट इज दोनों प्लेट्स पे फोर्स कितना है। पहले तो मेरे को ये बताओ अगर हमारे पास एक चार्ज है Q उसको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर फोर्स कितना लगता है व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q इन इलेक्ट्रिक फील्ड भूल गए फोर्स इक्वल टू Q ज़्यादा क्लियर राइट। तो उसके हिसाब से तो आंसर क्या आना चाहिए डी लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहो गलती कर दोगे अगर ऐसा करोगे तो। क्वेश्चन में क्या बोला है इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज ई तो दोनों के प्लेट के बीच में फील्ड कितना है ई तो ये ई कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 चार्ज कितना है प्लेट पे Q तो जब तुम ऐसा बोलते हो ना फोर्स ऑन वन प्लेट सपोज मैं पहले प्लेट पे फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ तो फील्ड किसका होगा थोड़ा बोलोगे तो कुछ सुनाई देगा मेरे को। अगर मैं पहले प्लेट पे फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ पहले प्लेट पे तो पहले प्लेट पे चार्ज कितना है Q उस पर फोर्स कितना है Q इंटू ई लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसका सेकेंड प्लेट का। तो जब आप एक प्लेट पे फोर्स कैलकुलेट करते हो तो फील्ड किसका होता है सेकेंड प्लेट का। तो तुमने जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकाला ये किसका था ये दोनों का मिला के था किसका था दोनों का मिला के चलेगा क्या ऐसा नहीं तो किसका चाहिए एक का। तो अगर मैं फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ पहले प्लेट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है दूसरे का तो ये कौन होना चाहिए अब देखो अब आपको E2 पता है आपको E1 भी पता है आपको E2 पता है E2 कितना था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 उसमें से ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कौन आया E तो E2 क्या हो गया E/2 देयरफॉर फोर्स क्या आ गया Q इंटू E2 लेकिन E2 कौन है E/2 तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन अगला क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन JEE मेंस में भी आया है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 4 electric charges plus Q minus Q and minus Q are placed in order at the corners of a square of side 2R. The electric potential at the center of the square is सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास एक स्क्वायर है उसके चार कॉर्नर पे चार चार्जेस हैं एक पे प्लस Q दूसरे पे भी प्लस Q तीसरे पे माइनस Q और चौथे पे भी माइनस Q तो एक स्क्वायर है स्क्वायर अगर यहाँ पे चार्ज प्लस Q है यहाँ पे चार्ज प्लस Q है तो यहाँ पे कौन है माइनस Q और यहाँ पे कौन है माइनस Q इसको बोल देता हूँ Q1 Q2 Q3 एंड Q4। आपको पूछा है पोटेंशियल एट द सेंटर आपको सेंटर पे पोटेंशियल पूछा है ये है 2R ये भी है 2R उन्होंने ऐसा क्वेश्चन में बोला है ना तो फिर ये डायगोनल कितना आएगा 2R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर 4R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर 8R स्क्वायर उसका रूट कितना हाँ तो 2√2 R हर एक वर्टेक्स का डिस्टेंस सेंटर से कितना हो गया 2√2R/2 मतलब कितना हो गया √2R मतलब अल्टीमेटली ये जो डिस्टेंस है ये आ गया आपका √2R हर एक वर्टेक्स का डिस्टेंस पहले वर्टेक्स का डिस्टेंस को मैं R1 बोल देता हूँ दूसरे को मैं R2 बोल देता हूँ उसको R3 बोल देता हूँ उसको R4 बोल देता हूँ तो R1
R2, R3, R4 ये सारे के सारे हैं √2R। टोटल पोटेंशियल सेंटर पे निकालना होगा तो सेंटर पे पोटेंशियल पहले का भी होगा, दूसरे का होगा, तीसरे का होगा, चौथे का होगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 और पोटेंशियल में सब में क्या आता है 1/4πε0 Q बाय डिस्टेंस, Q बाय डिस्टेंस सब में ऐसा होता है। तो ये भी जनरल फॉर्मूला याद रखना, जनरल याद रहेगा। तो V1 में भी क्या आएगा 1/4πε0, V2 में भी क्या आएगा 1/4πε0, चारों में आएगा। तो चारों से निकाल लिया कॉमन, कॉमन निकाल लिया। फिर क्या था Q/R, Q1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 प्लस Q और डिस्टेंस कितना है √2R प्लस Q2 भी क्या है Q √2R, V3 क्या है माइनस Q √2R माइनस Q कितना √2R बराबर करेक्ट। तो पोटेंशियल कितना आया 0, कितना आया 0, वेरी गुड, आंसर इज 0। अब इसको सॉल्व ही नहीं करना होता है। अगर आपके पास एक स्क्वायर है और उसके वर्टाइसेस पे किसी भी दो वर्टाइसेस पे दो पॉजिटिव और बचे हुए दो वर्टाइसेस पे दो नेगेटिव, मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू सेम वैल्यू वाले, दो माइनस है और दो क्या है प्लस है, तो सेंटर पे पोटेंशियल हमेशा क्या होने वाला है 0। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर आइडेंटिकल कंडेंसर्स, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम वैल्यू के, और कंडेंसर्स मतलब कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज। तो तुमने पहले चार कंडेंसर्स जिनकी वैल्यू सेम थी उसको पैरेलल में लगाया, फिर उसी को किसमें लगाया सीरीज में। द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज टू दैट ऑफ पैरेलल इज। तो मुझे बताओ जब मैंने चार कैपेसिटर्स जिसकी वैल्यू C थी उनको पैरेलल में लगाया तो कितना हो जाएगा 4C, और उसी को सीरीज में लगाया तो क्या हो जाएगा C/4। तो जब रेशियो लोगे CS/CP तो क्या आएगा C/4 और 4C, तो कितना हो जाएगा 1/16। 1/16 है यस। मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना देता हूँ। अभी तो 4 बोला, कभी 5 बोलेंगे, कभी 6 बोलेंगे, कभी 7 बोलेंगे। इन जनरल CP इक्वल टू NC, CS इक्वल टू C/N। तो इन जनरल CS/CP इज 1/n²। अगर 4 बोले होंगे तो 1/16, 3 होंगे तो 1/9, 5 होंगे तो 1/25। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन ना ये थ्योरी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ये आपको खुद में करना चाहिए, तो यू शुड डू दिस एज एन असाइनमेंट। अगला क्वेश्चन ये कर लेंगे सॉल्व, सिंपल क्वेश्चन, और वापस से ये सेम क्वेश्चन नीट में आया है सेम। तो मैं ऐसा क्यों बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन ही बोला था कि 2020 के बाद से CET का लेवल थोड़ा बढ़ाने की कोशिश में CET में नीट और JEE के PYQ डालते हैं। इसका मतलब JEE की और नीट के PYQ आपने करने चाहिए प्रैक्टिस। तो देखो सेम क्वेश्चन है, द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स of a parallel plate capacitor of capacitance C and distance of separation of the plates D with a potential difference V between the plates is। तो जो दो प्लेट्स थे, किसके प्लेट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, उसमें फोर्स फाइंड करना है। C क्या है कैपेसिटेंस, D क्या है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, और V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्वेश्चन समझ में आया। कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है C, प्लेट्स का डिस्टेंस कितना है D, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, और क्या फाइंड करना है फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स। अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि फोर्स कैसे फाइंड करते हैं बिटवीन द टू प्लेट्स। तो अप्रोच सेम है, सिर्फ आंसर अलग आएगा, बराबर। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करने के लिए आप दो मेथड यूज कर सकते हो, मैं दोनों ही बता देता हूँ। मेथड 1 जो अभी मैंने एक फॉर्मूला
बताया था आपको, फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई। इसमें से जो क्यू है वो एक प्लेट पे चार्ज है और ई ये दूसरे प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो Q इंटू ई, लेकिन अगर आपको याद होगा E, E इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है सिग्मा अपॉन, याद है क्या, सिग्मा अपॉन अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। लेकिन अगर आपको याद होगा सिग्मा खुद होता है चार्ज अपॉन एरिया। आ रहा है क्या याद ऐसा? होता है ऐसा? वेरी गुड, ऐसा ही होता है। तो अब इसके बाद ये हो गया आपका क्यू स्क्वायर अपॉन 2 A एप्सिलॉन 0। डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर C इक्वल टू Q बाई V, तो Q इक्वल टू CV। एंड डू यू रिमेंबर C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 बाई D, तो A एप्सिलॉन 0 क्या होता है CD। ये दोनों यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर फोर्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर, मतलब कौन, सी स्क्वायर वी स्क्वायर। क्यू मतलब सी वी, तो क्यू स्क्वायर इज सी स्क्वायर वी स्क्वायर 2 A एप्सिलॉन 0। व्हाट इज A एप्सिलॉन 0? सी डी। एक सी और एक सी कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, सी वी स्क्वायर बाई 2D। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ये मेथड 1 था। मेथड 2 भी है और मेथड 2 सिंपल है, क्योंकि मेथड 2 में आपको ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कितना होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। लेकिन एनर्जी स्टोर्ड आता कहाँ से है, वर्क डन से। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, डी। तो फोर्स क्या हो गया, वर्क अपॉन डिस्टेंस। वर्क क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है, डी, तो सी वी स्क्वायर बाई 2D। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। A parallel plate capacitor with air between the plates has capacitance 12 microfarad। तो पहले केस में दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, एयर है, और कैपेसिटेंस कितना है, 12 माइक्रोफैरड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस टू हाफ, प्लेट का डिस्टेंस आधा कर दिया, और स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और दोनों प्लेट्स के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जिसका कांस्टेंट था 4, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4। देन न्यू कैपेसिटेंस विल बी, तो इस केस में न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा, तो मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ, जरूरत नहीं है वैसे, बट एनीवेज हमारे पास था ये एक कैपेसिटर जहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो था D, और एयर है तो क्या होता है ये A एप्सिलॉन 0 बाय D। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 12 माइक्रो फैरड। अब आपने क्या किया, अब आपने दूसरे केस में ऐसा किया कि प्लेट के सेपरेशन को हाफ कर दिया, हाफ कर दिया। तो इस केस में डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स क्या हो गया, D/2, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट कर दिया, और उस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट था 4। कितना था, 4। तो ये आ गया आपका K इक्वल टू 4। आपको याद होना चाहिए इस केस में C होता है K A एप्सिलॉन 0 बाय D, लेकिन यहाँ पे D कितना है, D/2 है ना। ये 2 गया ऊपर, तो आपको मिल गया C इक्वल टू 2K A एप्सिलॉन 0 बाय D, लेकिन A एप्सिलॉन 0 बाय D की वैल्यू कितनी है, 12। तो 2 इंटू K की वैल्यू कितनी है, 4, और ये कितना है, 12, तो कितना हो गया, 96 माइक्रोफैरड। तो आंसर आएगा 96 माइक्रोफैरड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। A parallel combination of three condensers of capacities 2C, C and C/2, तो तीनों पैरेलल में है, इज कनेक्टेड अक्रॉस 10 वोल्ट बैटरी। ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में लगा के उसको एक 10 वोल्ट का बैटरी लगा दिया। ऑल द कंडेंसर्स आर फुल्ली चार्ज्ड। तो चार्जेस, तो पहले पे चार्ज है Q1, दूसरे पे Q2, तीसरे पे Q3। देन द रेशियो ऑफ Q1:Q2:Q3 is। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो ऐसा है
चार्ज का रेशो पूछा है, तो C इज इक्वल टू Q बाई V, तो Q इक्वल टू C V, बराबर, करेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, V तो सेम है ना सबके लिए, Q सेम है, Q सेम है, V पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल। तो अगर तीनों पैरेलल में है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, तो सबके साथ कितना है 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C, तो रेशियो क्या आएगा, Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 इक्वल टू क्या आएगा, C1 इज टू C2 इज टू C3। C1 की वैल्यू कितनी है, C1 2C, 2C इज टू C इज टू C बाई 2, कॉमन फैक्टर तो निकाल दो, तो क्या हो गया 2:1:1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4:2:1, 4:2:1, ऑप्शन ए डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a parallel plate air filled capacitor of capacitance C has plate area A and distance between the plates D. When a metal sheet of thickness d by 2 and area A is introduced between the plates, its capacitance becomes C2. The ratio C2 is to C1 is. हमारे पास एक पैरेलल प्लेट एयर फिल्ड कैपेसिटर है, इंपॉर्टेंट वर्ड एयर फिल्ड। तो जब तक एयर हो तो क्या होता है, ए एक्सन 0 बाई डी, उसका प्लेट एरिया ए था, डिस्टेंस डी था। अब हमने दोनों प्लेट्स में एक मेटल शीट इंसर्ट कर दिया जिसका थिकनेस कितना है डी बाई 2, और मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है इन्फिनिटी, ये पता होना चाहिए। तो अब नया कैपेसिटेंस हो गया C2, क्या हो गया C2, और आपको C2:C1, तो पहले केस में इसको C1 बोला है, तो आपको C2:C1 का रेशियो पूछा है। आपको पता है व्हेन यू इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक या फिर एनी मटेरियल तो क्या होता है A0/D माइनस T प्लस T बाई K, तो C2 क्या आएगा A0D माइनस D बाई 2 प्लस T बाई इंफिनिटी, व्हाट इज 1/इंफिनिटी 0, तो A0 बाई D माइनस D बाई 2 इज D बाई 2, तो ये आ गया 2 आ गया। लेकिन A0 बाई D क्या था C1, तो क्या आ गया 2 टाइम्स ऑफ C1, तो रेशियो क्या पूछा है C2:C1, तो C2/C1 कितना हो गया 2, तो आंसर आएगा 2:1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a charge q microcoulomb is placed at the center of a cube. If epsilon 0 is the permittivity of vacuum, then the flux through one face and two opposite faces of the cube respectively is. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास एक क्यूब है, तो यू हैव अ क्यूब, ये हो गया क्यूब। इस क्यूब के सेंटर पे एक Q माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो इसके सेंटर पे यहाँ पे एक Q माइक्रोकूलम का चार्ज है। आपको पहले पता होना चाहिए गॉस लॉ। व्हाट इज गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0, मतलब कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन 0 टोटल फ्लक्स है। लेकिन इस क्यूब के कितने फेस है, फ्लक्स मतलब क्या होता है, देखो फ्लक्स मतलब एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पास होना परपेंडिकुलर टू द एरिया, उसको बोलते हो फ्लक्स। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, रेडियली आउटवर्ड्स, मतलब हर डायरेक्शन में बाहर की तरफ। तो यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, मतलब साइड फेसेस में से भी जाएगा, अप एंड डाउन, फ्रंट एंड बैक। तो टोटल फ्लक्स कितने फेसेस में से जा रहा है 6, तो टोटल फ्लक्स इज फ्लक्स थ्रू 6 इंटू फ्लक्स थ्रू ईच फेस, टोटल फ्लक्स होगा फ्लक्स 6 इंटू फ्लक्स थ्रू ईच फेस। तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया 6 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू ईच फेस इक्वल टू आ जाएगा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। तो व्हाट इज फ्लक्स थ्रू ईच फेस, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0, ये हर एक फेस में से है। तो दो अपोजिट फेसेस में से कितना है
तो फ्लक्स थ्रू टू अपोजिट फेसेस, अरे अरे अपोजिट फेसेस मतलब फ्लक्स थ्रू ईच मतलब वन फेस प्लस थ्रू अदर फेस, तो कितना आएगा 2 टाइम्स ना, तो 2q/6 ε0, तो कितना हो गया ये q/3 ε0, तो कहाँ पे है ऐसा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन two condensers C1 and C2 in circuit are joined as shown, तो दो कंडेंसर है कैपेसिटर है C1 and C2, they are joined as shown, the potential of point A is V1, तो A का potential V1 है and that of B is V2, तो B का V2 है, the potential of point D will be, तो D पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, मतलब V पोटेंशियल है मान लो, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन है। सर्किट में दो कैपेसिटर है C1 एंड C2, दो पॉइंट दिखाए, 3 पॉइंट दिखाए ए बी और डी, ए पे पोटेंशियल कितना है V1, बी पे कितना है V2, इसका पोटेंशियल फाइंड करना है डी का। समझ में आया क्वेश्चन, पक्का पक्का। तो पहले ये बताओ कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में। वेरी गुड वेरी गुड। तो सीरीज में चार्जेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्या होते हैं सेम। व्हाट इज चार्ज, यू नो, डू यू नो, C is Q by V, एक्चुअली V नहीं होता है, एक्चुअली डेल्टा V होता है, मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो Q क्या आएगा C डेल्टा V, क्या आएगा C डेल्टा V, सही है। तो Q1 क्या आएगा, Q1 आएगा C1 डेल्टा V1 और Q2 आएगा C2 डेल्टा V2। तो ये जो इक्वेशन 1 है, इसमें अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या मिलेगा, C1 डेल्टा V1 इक्वल टू C2 डेल्टा V2 बराबर। व्हाट इज डेल्टा V1, देखो C1 लेफ्ट साइड में है ना, तो डेल्टा V1 होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट D एंड पॉइंट A। डेल्टा V2 क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट D एंड पॉइंट B। अब ऐसा अज्यूम कर लो V पोटेंशियल V1 से छोटा है, अगर ऐसा बोल रहे हो तो V2 से भी छोटा है, बराबर, करेक्ट, राइट, ऐसे होता है ना। क्योंकि अभी यहाँ पे हो जाओगे तुम कंफ्यूज, यहाँ पे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, अगर वो कंफ्यूजन नहीं गया तो आंसर नहीं आएगा आपका। चलो मैं बता देता हूँ, कोई कोई बात नहीं। लुक, अगर मैं यहाँ बैटरी कनेक्ट कर देता और इस बैटरी का 10 वोल्ट होता वोल्टेज, अगर होता तो, इससे तुमको क्या समझ में आया, तुमको पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही नहीं पता अब तक, कोई बात नहीं। जब तुम ऐसे लगाते हो ना, इसका मतलब होता है ए से बी पॉइंट तक जाते जाते वोल्टेज कितना हो जाएगा 10, मतलब ये 0 वोल्ट है, तो ये कौन है 10, तो बीच में क्या आएगा, इन दोनों के बीच में होगा ना, होगा ना, बराबर। तो V, ये V1 से क्या होगा, बड़ा बड़ा बड़ा, क्योंकि ये 0 है, और यही V V2 से क्या होगा छोटा, या तो उल्टा, क्योंकि मैं कनेक्शन उल्टे कर दूं ना अगर, तो ये 0 बन जाएगा और ये 10। तो अभी तुमको समझ में आया, अगर आप ऐसा बोलते हो, अगर आप बोलते हो कि V1 ये V से बड़ा है, राइट, तो ये V2 V से छोटा है, या तो उल्टा, तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा, विच एवर इज गुड फॉर यू। तो एक काम करते हैं, इसको छोटा मान लेते हैं, मतलब V1 इज लेस देन V, तो V इज ग्रेटर देन, V इज लेस देन V2, क्योंकि V की वैल्यू V1 और V2 के बीच में आने चाहिए। यहाँ तक क्लियर। अब आ जाओ यहाँ पे, तो व्हाट इज डेल्टा V1, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V एंड D एंड A। V बड़ा था, V1 छोटा था, क्या लिखोगे V माइनस V1। C2 डेल्टा V2, व्हाट इज डेल्टा V2, V2 माइनस V, V2 माइनस V। आपको क्या पूछा था,
क्या पूछा क्वेश्चन में आपको, क्या पूछा है, पोटेंशियल एट डी, मतलब कौन पूछा है, वी। तो क्या फाइंड करना है, वी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो C1V माइनस C1V1 C2V2 माइनस C2V बराबर, इसको यहाँ ले आओ तो C2V माइनस C1V इक्वल टू C2V2 माइनस C1V1 बराबर हो गया, बराबर हो गया ना, नहीं ना, ये माइनस था, इधर आके क्या होगा, प्लस। तो थोड़ा सा ध्यान दो, सिर्फ इतना है, ये C1V है, इसको यहाँ लाया तो प्लस C2V, ये वहाँ गया तो भी प्लस हो गया, C2V2 प्लस C1 हो गया, कौन कॉमन निकला, V, तो C1 प्लस C2 इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 हो गया, तो V मिल गया यहाँ से। व्हाट इज V फाइनली, व्हाट इज V, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 आ गया, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाह, क्यों अरे वाह, क्योंकि नीट का रिपीट क्वेश्चन है, नीट में भी यही क्वेश्चन था सेम। A hollow cylinder has a charge Q coulomb within it। तो एक hollow cylinder है, इसके अंदर एक चार्ज है। If phi is the electric flux associated with the curved surface B, तो ये जो B surface है ना, ये curved surface है, इसमें से कितना फ्लक्स आ रहा है, phi। The flux linked with the plane surface A, तो जो A surface है इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा, ऐसा पूछा है। तो जिनको क्वेश्चन नहीं समझा, पहले क्वेश्चन समझ लो। हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, इस हॉलो सिलेंडर के अंदर एक चार्ज है, और पहले तो ये जो हॉलो सिलेंडर है इसको हमने 3 सरफेसेस में डिवाइड करके रखा है। मतलब यहाँ पे एक सरफेस है ए, ये एक कर्व सरफेस है बी, और यहाँ पे एक सरफेस है सी। सिंपल सी बात है ना, देखो सिलेंडर, ये अपने पास सिलेंडर है ना, इधर दिस इज सिलेंडर, ये सरफेस सी है, ये सरफेस ए है, और ये सरफेस कौन है, बी है। तो अगर मैंने इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, अवे, रेडियली आउटवर्ड्स। तो कैसे जाएगा फ्लक्स, फ्लक्स निकलेगा कहाँ कहाँ से, फ्लक्स निकलेगा ए सरफेस से, इसको फाई ए बोल देता हूँ, फ्लक्स निकलेगा कौन सरफेस है, सी से, और यहाँ से निकलेगा बी से, और फ्लक्स थ्रू बी को क्या बोला है, क्या बोला है, फाई, क्या बोला है, फाई। तो टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर। लेकिन टोटल फ्लक्स, ये फ्लक्स निकल कहाँ कहाँ से रहा है, ए से, और कहाँ से, बी से, और कहाँ से, सी से। लेकिन आपको पता है कि ए से और सी से फ्लक्स क्या है, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, तो फ्लक्स भी सेम है। और फ्लक्स थ्रू बी को क्या नाम दिया हुआ है, फाई। इसके लिए जो इक्वेशन है, टोटल फ्लक्स ये क्या बन जाएगा, फ्लक्स थ्रू ए प्लस फ्लक्स थ्रू बी को क्या बोला है, फाई, और फ्लक्स थ्रू सी और ए क्या है, सेम। तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू ए प्लस फाई, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू ए प्लस फाई इक्वल टू क्या आ गया, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। तो 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू ए इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस फाई, और 2 को डिवाइड कर दो तो फ्लक्स थ्रू ए इक्वल टू 1/2 चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस फाई, ए नहीं माइनस फाई। तो देखो तो कहाँ पे ऐसा आंसर दिख रहा है, 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन 0 माइनस फाई। तो अभी जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन थे ना, क्वेश्चन नंबर 25, 26, ये इजी टाइप के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन है दैट वी विल डिस्कस हियर, बाकी सारे क्वेश्चन अभी रहेंगे आपके लिए असाइनमेंट।
तो यहाँ पे आपका CET का पार्ट खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले। 27th, the capacities of three capacitors are in the ratio 4:3:2। मतलब 3 कैपेसिटर है तो C1:C2:C3 इसका रेशियो है 4:3:2। देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटी व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब तुमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, मतलब क्या कर दिया, C1 + C2 + C3, ये कितनी आ गई, 105 अपॉन हाउ मच, 13 माइक्रो फैराड, राइट, करेक्ट, बराबर। ऐसा नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। Their equivalent capacitance when connected in parallel is 105/13 microfarad more than when connected in series। more than when connected in series। तो पहले सीरीज में कितना आएगा वो भी देख लो। सीरीज में कितना आएगा, 1/CS इक्वल टू क्या आएगा, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। क्वेश्चन में क्या बोला है, जब तुमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो कैपेसिटेंस कितना आया, 105/13 माइक्रोफेराड मोर, मतलब प्लस CS। और वैसे भी अगर कंफ्यूज भी हो जाओ, भाई पैरेलल में कैपेसिटेंस ज़्यादा ही होता है और सीरीज में क्या होता है, कम होता है, तो ऐसा आएगा। अगर लेस बोला होता तो CS -105/13 ही हो गया। अब आपको बोला है कि जो कैपेसिटर्स थे, तीनों कैपेसिटर्स, द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स आर ऑफ द वैल्यू, तो इन तीनों की वैल्यू निकालो, C1 C2 और C3 की वैल्यू फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन है, बराबर। तो बताओ सॉल्व करके बताओ कैसे फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे बताओ, सॉल्व करना ना यहाँ पे बहुत हेक्टिक हो जाएगा, हेक्टिक। CP - CS इक्वल टू 105/13। तो बताओ क्या होगा इसके बाद, बताओ। नहीं पता, नहीं, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान दो। अगर आप C1 C2 C3 का रेशियो लिख रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि C1 की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ सम फैक्टर है, C2 की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ सम फैक्टर है X, और C3 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ दैट फैक्टर है। इन तीनों को ऐड कर लो, कितना आ गया, C1 C2 C3 कितना आ गया, ये कितना आ गया, 4 3 और 2 कितना हो गया, 9x। इसको एक इक्वेशन बोलता हूँ 2, और यहाँ पे एक इक्वेशन नंबर है 1, सही है, बराबर। तो अब C1 C2 C3 का एडिशन है 9x, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, चलो ये भी बाद में लिखते हैं। अगर मैं इसी को सीरीज में लगा देता, सीरीज में, तो 1/CS क्या था, 1/C1, लेकिन C1 को क्या है, C1 का वैल्यू क्या आया, 4x, प्लस 1/C2 क्या आया, 3x, प्लस 1/2x। तो इसको कॉमन निकाल लो, x कॉमन निकल गया, 1/4 मतलब 0.25, 1/3 छोड़ दो फिलहाल, 1/2 मतलब 0.5, 0.5 और 0.25 कितना हो गया, 0.75, मतलब कितना हो गया, 3/4, कितना हो गया वो, 3/4, 3/4 प्लस 1/3 कितना हो गया, ये 9 + 4 कितना हो गया, 13, कितना हो गया, 13 और नीचे 4 3 12, तो कितना हो गया, 12x। तो CS कितना आ गया, 12x/13, बराबर। अब देखो यहाँ पे CP - CS कितना था, 105/13, बट CP - CS कितना है, 105/13, लेकिन CP कितना आया तुम्हारा, CP लिखा ना इधर, अरे ये कौन है, ये CP है कि नहीं, तो कितना आया, 9x, और CS कितना आया, CS 12x/13 इक्वल टू कितना, 105/13, व्हाट इज 13 9 का
117 माइनस 12x अपॉन 13 इक्वल टू 105/13। कैंसल कैंसल, 117 में से 12 गए तो कितना, 105। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। कितनी आ गई, 1। x की वैल्यू 1 आ गई तो C1 क्या था, 4x, मतलब कितना हो गया 4। C2 कितना था, 3x, मतलब कितना हो गया 3। और C3 कितना था, 2x, तो कितना हो गया, तो 432 ऑप्शन नंबर ए। डन। So that is the end of CET part of electrostatics.